तुम कुछ गलत कर रही हो तो तुम्हें रोकना मेरी जिम्मेदारी। तभी अल्बर्ट बीच में आता है। वो बोलता है कि थियोडोरा ने काफी अच्छा काम किया और उसकी तरफ से मैं भी माफी मांगता हूँ। तभी टिस को होता है वो होश आ जाता है, जिसे देख के रूटी काफी खुश होती है और वो अनाउंस कर देती है कि आज से वो हीरो बनना छोड़ रही है और पूरी जिम्मेदारी थियोडोरा को दे देती है। तभी रेड बोलता है कि एक सच्चा हीरो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता है। थियोडोरा बोलती है कि यार मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। अब दिन होता है वो फिर से शुरू होता है, जहाँ पे रेड नोटिस करता है कि रूटी वहाँ पे आ रही होती है टिस के साथ में। एक पहला दिन होता है कि जहाँ पे रूटी एक हीरो नहीं बल्कि एक नॉर्मल गर्ल होती है, जो बर्फ के गिरने बारिश के होने सबको फील कर रही होती है। अब यहाँ पे वो लोग होते हैं वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे रूटी बताती है कि उसे रूलर नाम की एक और ब्लेसिंग मिली है, लाइक किसी की भी ब्लेसिंग पे रूल कर सको। फिलहाल वो हीरो से काफी पावरफुल है, पर वो डिसाइड करती है कि वो एक फार्मिंग करेगी, हर्ब फार्मिंग। अब वो लोग होते हैं वो एरिस के फ्यूनरल में जाते हैं। उसके बाद डैनन होता है वो रेड से पूछता है कि आखिरकार ये डीमंस होते हैं वो होली स्वॉर्ड के पीछे क्यों पड़े। रेड बताता है क्योंकि उससे डीमन लॉर्ड को मारा जा सकता है और पिछले हीरो ने उनमें से तलवार को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद खतरा दोनों सरों पे है। अब हम देखते हैं रेड को, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। रेड पूछता है क्या हुआ, तो बताती है कि आजकल वो शायद काफी बिजी है या फिर नए इंसानों को सिखाने के चक्कर में उसे भूल गया है। रेड बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे बिना रातें रंगीन हो ही नहीं सकती। वो दोनों आपस में काफी खुश होते हैं। वहीं रूटी ने एक बी रैंक के एडवेंचरर बनने का डिसाइड कर लिया होता है, जहाँ पे वो यहाँ पे हमारे लौंडे के भी काम में हाथ बटाती रहती है और अब वो लोग एक खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। अब हम दूर कहीं किसी देश को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं एक बंदे के पास आते हैं जिसने एक नाइट के कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ में तलवार होती है। वह ये न्यू हीरो होता है जिसे थियोडोरा के साथ काम करने के लिए रखा गया होता है और थियोडोरा ने अपना नाम एस्टा रख लिया होता है और हमारे न्यू हीरो का नाम वैन होता है। अब हम एंड्रेला को देखते हैं जिसके साथ गॉडविन होता है। वो लोग होते हैं वो जोल्टान की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी गार्ड उन्हें रोकता है तो एंड्रेला बोलते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब हम रूटी को देखते हैं जो कि रेड और रेड के साथ और एक वेपन मेकर के साथ होते हैं। वो घूमने निकले होते हैं जहाँ पे रूटी काफी एंजॉय कर रही होती है क्योंकि यहाँ पे लड़ने की चिंता नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन है। वो लोग होते हैं इस जगह पे एक चीज ढूंढने के लिए आए होते हैं जिससे वो एक एंगेजमेंट रिंग बना सके, समझ रहे हो, रेड और रेड बिस्तर के अंदर। सच बैड जोक। और यहाँ पे जो वेपन मेकर होता है वो क्रिस्टल ढूंढने के लिए आया होता है जो कि इतना शार्प होता है वो किसी भी तरीके की चीज को काट सकता है। तभी रेड को होता है वो उनके ऊपर खतरा महसूस होता है, इसलिए वो संभलने के लिए बोलते हैं। रेड बोलता है कि ज्यादा मत डरो, वहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स ही हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उससे लड़ने लगते हैं। वो लोग उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेड बोलते हैं कि तुम बढ़िया कर रहे हो एज अ नॉर्मल गर्ल। तो रूटी बोलती है पर किसी ने क्या खूब कहा, अगर तुम्हारे हालात बुरे चल रहे हो तो भगवान और इंसान दोनों हीरो को जिंदा नहीं रहने दें। अब हम एंड्रेला को देखते हैं और गॉडविन को जो कि रेड की शॉप के बाहर होते हैं, पर वो तो खाली पड़ी होती है। तभी एक गार्ड वहाँ पे आता है, वो बोलता है गॉडविन तुम वही हो ना जिसने हमारे देश और रेड को धोखा दिया था। ये सुनते ही गॉडविन वहाँ से भागने लगता है। तभी एंड्रेला होती है उसे पकड़ लेती है। तभी टिस्क वहाँ पे आ जाती है, पर टिस्क होती है वो एंड्रेला के ट्री ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं होती। तभी अचानक से कोई औरत आके वहाँ पे सब कुछ जमा देती है। ये औरत असल में यहाँ पे जोल्टान की पुरानी मेयर होती है। टिस्क होती है उसे खत्म करने का सोचती है, पर इतने में यहाँ पे एंड्रेला उसे पकड़ लेते और उसे पूछती है बेटा सच सच बताओ तुम कौन हो। तो यहाँ पे टिस्क बताती है कि असल में वो रेड रूटी और रेड की दोस्त है और वो लोग होते हैं वो माउंटेन्स की ओर गए हैं क्योंकि उन लोगों को रेड के लिए एंगेजमेंट रिंग चाहिए। और एंड्रेला जैसे ही सुनती है कि रेड और रेड अब तो जाऊंगी दोनों को पीट, तब एंड्रेला होती है उसे आजाद कर देते और बोलते हैं कि चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, किसी की तो इच्छा पूरी हो। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बोना सा कीड़ा सा एक जानवर आ जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। पर यहाँ पे रेड बोलता है भाई दिक्कत मत कर, हम तुम्हारी जान पहचान के लोग हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। देन वो उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। रेड होता है उनसे जेम जायंट्स के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ऐसा मत करना क्योंकि वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। वेल इस जानवर का नाम जूद होता है और इतने में उसका लड़का वो गिर जाता है। रेड होती है वो यहाँ पे रेड से बोलते है कि ऐसा करो यहाँ पे उस बच्चे के लिए कुछ बनाओ जिससे उसकी तबीयत हरी हो पाए। रेड बोलता है कि ओके ठीक है। जब वो ये काम कर रहा होता है तभी वो रेड को बताता है कि जो यहाँ पे उसकी बहन की न्यू एबिलिटी है वो शायद गॉड की वजह से ना हो, पर कहीं और कुछ रीजन हो सकता है, पर जो भी वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी हिफाजत करेगा। अब हम टिस्क और एंड्रेला को देखते हैं जो कि रेड और रेड की तलाश में निकले होते हैं, पर एंड्रेला को कुछ अजीब लगता है इसलिए वो वहीं पे टेंट बना के बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे एंड्रेला टिस्क से पूछती है कि आखिरकार वो उसके साथ क्यों आई है। टिस्क पहले तो एक बहाना बना देती है पर उसके मन में यही सवाल होता है कि आखिरकार एंड्रेला इतना अजीब बिहेव क्यों करती है। एंड्रेला ये भी बताती है कि उसने हीरोज पार्टी को सिर्फ रेड की वजह से ही है वो ज्वाइन किया था और उसे पहले लगा था कि वो मर गया, पर जिंदा सुन के काफी खुशी हुई। अब वो लोग थोड़े टाइम पहले की बातें करते हैं जब यहाँ पे सिर्फ 6 हीरोज होते हैं वो डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराना चाहते थे और उनके कंधों पे काफी बड़ा बोझ था। टिस्क के मन में एक सवाल आता है, वो एंड्रेला से पूछते क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग एक हीरोज को हीरो बनना छोड़ना चाहिए। हम रेड और यहाँ पे रूटी को देखते हैं जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम चिल मार रहे होते हैं। रेड ये भी बोलता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इतना में उसकी नजर जाती है टिस्क पे, साथ में होती है एंड्रेला देवी और एंड्रेला होती है वो जैसे ही रेड को देखती है जाके गले लग जाती है। वेल इट्स अ हार्म जेलस मोमेंट। अब वो लोग होते हैं कॉफी विद एंड्रेला करने लगते हैं जहाँ पे एंड्रेला उन्हें ऑफर करती है कि उनके साथ ही उसी के किंगडम में चले जहाँ पे कोई किसी को धोखा नहीं देता है। रेड और रेड होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें जोल्टान में रहना पसंद नहीं है, अगर हम कहीं और दोस्त बना सकते हैं तो जोल्टान में क्यों नहीं। उनके यहाँ भी काफी अच्छे दोस्त हैं जिनसे काफी अच्छी बनती है। एंड्रेला होती है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, तभी रेड होती है उसे ऑफर करती है कि आओ कभी हमारी हवेली पे। अब वो लोग होते हैं वो नहाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे एंड्रेला रूटी से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी रूटी रियलाइज करती है जिस चीज की वो तलाश में आए हैं वो उसके काफी करीब हैं। अब रेड और एंड्रेला जब वहाँ से चले जाते हैं तो टिस्क होती है वो पूछती है कि आखिरकार उसे कैसा लग रहा है क्योंकि उसका भाई किसी और से शादी कर रहा है। लाइक क्वेश्चन ही नहीं बनता है। पर रूटी बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे रेड पसंद नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, पर ठीक है चलता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब थोड़े टाइम ट्रैवलिंग करने के बाद वो जेम जायंट्स तक पहुंच जाते हैं, पर वो लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, लाइक लो एनर्जी। रेड होता है उनके पास जाता है और अपने पास से एक चीज निकालता है, वो बोलता है ये जोल्टान का फेमस ग्लास है। जेम जायंट्स होते हैं वो काफी खुश होते हैं गिफ्ट को देके, पर इन रिटर्न देने के उनके पास कुछ नहीं होता है। तभी एक छोटा सा जेम जायंट होता है वो उस ग्लास की ओर देख रहा होता है तो रेड उसे दे
देता है, जिसे काटने के बाद उस बंदे को यानी जेम जाइंट को पावर मिल जाती है। रेड होता है वो सभी से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं भी हो तो भी मैं तुम्हें काफी सारे ग्लास देने के लिए तैयार हूँ। देन वो सारे लोग होते हैं वो ग्लास को लेते हैं, कट करके अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। जब रेड ने उनकी इतनी अच्छी हेल्प करी दी होती है, जिससे जेम जाइंट का लीडर खुश हो चुका होता है, वो बोलता है कि जिंदगी के एंड तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और अब जेम जाइंट होता है वो असल में रियल प्रॉब्लम यहाँ पे बताता है कि जेम बीस्ट नाम का एक क्रिएचर होता है वो यहाँ पे आ गया, जो कि सारे क्रिस्टल की पावर अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है। और इन दी एंड वो क्रिस्टल होते हैं वो सिर्फ एक जहर की तरह हो गए उनके लिए। एंड्रेला को ये चीज सुनते ही लगता है कि शायद जमीन के पानी में भी सब इसी वजह से हो रहा है। रेड उससे पूछता है कि आखिरकार वो बीस्ट कहाँ पे, तो जेम जाइंट बताता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को काफी खतरा हो सकता है। और जब वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं उन्हें काफी सारे जेम्स मिलते हैं, जिसे देख के वो काफी खुश होते हैं। तभी जेम जो भी बीस्ट होता है उन पे अटैक कर देता है और वो जेम बीस्ट होता है वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, जिसके शरीर पे काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। पर रोटी भी पीछे नहीं हटती है। रोटी शील्ड बन जाती है और एंड्रेला होती है वो पावर, जहाँ पे वो अपनी बेलों का इस्तेमाल करके उसे बांध डालती है। पर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो लोग उनसे लड़ाई करते हैं पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। रेड प्लान बनाता है कि जब तक सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस बीस्ट को, वो उसका एक वीक पॉइंट ढूंढेगा। और वैसे ही सभी डिस्ट्रैक्शन बन चुके होते हैं। कुछ ही वक्त में वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है उनकी मैजिक स्पेल्स को कॉपी कर रहा है। वो मॉन्स्टर होता है वो फायर वाटर दोनों अटैक को कंबाइन करके उनके ऊपर मारता है, पर रोटी उसे रोक लेती है। पर मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं होता, उसके पास मल्टीपल ब्लेसिंग्स और पावर्स होती हैं। पर अगर सुनार एक है तो लोहार भी तो काफी होंगे, तो रोटी होते उसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है, पर उसका अटैक का कोई ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। रेड को याद आता है कि उसने एक दवाई तो बनाई होती है जिससे इसकी ब्लेसिंग्स को कम किया जा सकता है, जो कि उसने एडमी को भी दी होती है पिछले टाइम। एंड्रेला होती है अपनी बेलों का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहाँ पे बांध देती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे रेड अपने हाथ से वो एंटीडोट ले जाते है उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वो डीमन होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिसके बाद रोटी अपना फाइनल अटैक करती है और उसको मार गिराती है। जिसके बाद उन लोगों को जो चीजें चाहिए होती है वो फाइनली मिल जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपने घर लौट रहे होते हैं। इसी दौरान ये जो एंड्रेला होती है वो डिसाइड करती है कि वो भी कुछ दिन जोल्टान में रुकेगी और साथ में उनकी वेलकम पार्टी की भी जो भी होगा देखा जाएगा। अब हम थियोडोरा यानी कि एस्ता को देखते हैं, जो कि एल्बर्ट से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। एल्बर्ट पूछता है क्या मैं जो हीरोज वाली अफवाहें सुन रहा हूँ वो सच है। एस्ता बताती है कि हाँ ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि सेंट ने खुद वैन को सजेस्ट किया है और जब मैंने भी उसे अच्छे से चेक किया है तो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, पर रोटी की तरह बिल्कुल भी नहीं। एस्ता होती है एल्बर्ट से बोलती है कि तुम जोल्टान में जाओ, रेड को ये बताओ कि जो वैन होता है उन्हें ढूंढने के लिए आने वाला है, क्योंकि जो रोटी ने डीमन एयरशिप ली होती है वो एक बहुत बड़ी दुविधा होगी और अगर दोनों आपस में टकराए तो क्या होगा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब हम देखते हैं रेड को जो कि एकदम बढ़िया तरियत तैयार हो चुका होता है, एकदम मजेदार होता है। वहीं पे गॉन्स की वाइफ होती है वहाँ पे दवाइयाँ लेने आई होती है। क्या मतलब पावर की दवाई है, क्लीन वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। दुनिया जाए तेल लेने, रेड और रेड नहीं छोड़ते एक दूसरे को। असल में यहाँ पे आज एक फेस्टिवल होता है जिसे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइक गॉन्स जो कि टेंटा के साथ बैठ के मच्छी बेल रहा होता है, कुछ और भी बेल रहा होता है पर मैं नहीं बताऊंगा। रेड ने अगले दिन के लिए छुट्टी ली होती है क्योंकि फेस्टिवल के एक दो दिन काम नहीं किया जाता ऐसा उसका मानना है। और जब वो टिस्क और रोटी को देखता है वो समझ जाता है कि अब तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब रेड होता है वो सभी को लेकर सोना में जाता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बाहर से लड़ने झगड़ने की आवाज आती है कि तेरी बयान की। अब बातें कुछ ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जिसमें से छोटा वाला बच्चा होता है अपने हाथ में बोतल उठाता है उसकी ओर फेंकता है, तभी एडमी बीच में आकर उसे पकड़ लेता है और माफी मांगता है कि सॉरी यार बच्चा हो जाता है। और ये देखते हुए बच्चा भी माफी मांगता है। इसे देख के सभी लोग चर्चा करते हैं, यानी जैसे रेड बोलते हैं कि एडमी काफी अच्छा बन गया है। तभी एंड्रेला भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देख के वो लोग चले जाते हैं खाने के लिए। जब वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं तभी एक एल्फ होती है वो यहाँ पे रेड के पास आके बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, एंड्रेला तुम्हारी दोस्त है, मतलब पहचान काफी तगड़ी है तुम्हारी। तभी एंड्रेला उसे बोलती है कि मुझे बाकियों की तरह ही ट्रीट करो, कोई स्पेशल नहीं कोई कम नहीं। अब यहाँ पे मेले या फिर कहीं फेस्टिवल का आखिरी पल आ चुका होता है। हम एक्स मेयर को देखते हैं जिसके साथ में गॉडविन होता है जो कि भागने की कोशिश करता है। तो मेयर उसे पकड़ के बोलती है कि ना पुत्र ना, अभी तो तेरी लेने की बाकी है, मर्द बन मर्द। तभी एंड्रेला पूछते है कि आखिरकार ये बंदा ऐसा क्या काम कर रहा है। रेड बताता है कि ज़ूस के सामने जो हमने जेम्स की बात की थी उसकी सारी देखभाल यही करने वाला है। और अब होता है पूरी रात मुजरा यानी ट्रेडिशनल जोल्टान डांस। और हम एक गेम को देखते हैं या फिर एक तरीके का स्टोरी प्ले चल रहा होता है जहाँ पे काफी सैनिक होते हैं वो एक जायंट बेयर को मारने की कोशिश करते हैं। और जब ये तमाशा खत्म होता है हमें पता चलता है और कोई नहीं हमारा डेनन होता है। जब कुछ हंसी खुशी चल रहा होता है तभी हम देखते हैं रेड और रेड होते एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम टेस्ट को भी देखते हैं जो कि कुछ लोगों को यहाँ पे एयरशिप के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। रेड होती है वो यहाँ पे बोलती है रेड से कि जाओ रोटी को भी डांस के लिए इनवाइट करो। रेड ऐसा ही करता है, झिझकते हुए भी, पर रोटी उसके साथ आ जाती है। जब वो खुश लगी रही होती है वो रेड से बोलती है क्या उसको इतना खुश रहना डिजर्व भी करता है। रेड बोलता है कि बिल्कुल वो ये डिजर्व करती है। अब हम थियोडोरा यानी कि एस्ता को देखते हैं जो कि बैठी होती है। तभी सेंट होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ तुम वैन से खुश नहीं हो। तो एस्ता बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो काफी पावरफुल और काफी अच्छा भी है, पर उसे जोल्टान में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बोलता है कि अगर तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। अब हम टिस्क को देखते हैं जो कि दो अनजान लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी तीसरा बंदा वहाँ पे आ जाता है और टिस्क के ऊपर अटैक करता है। टिस्क उसका भी पीछा करने की कोशिश करती है, शायद उसे पहचान जाती है। अब हम रोटी को देखते हैं जो कि अपनी ह्यूमन लाइफ की एकदम एंजॉय मार रही होती है। जब वो खुश हो ही रही होती है तभी टिस्क ऊपर से उसे देखती है। टिस्क बोलती है कि इन चीजों में वो काफी बेकार है। रोटी बताती है कि शुरुआत में कोई भी अच्छा नहीं होता है, जैसे जैसे काम करते हैं एक्सपीरियंस मिलता है बंदा अच्छा हो जाता है। पर ये क्यों गलत साउंड कर रहा है। रोटी ये भी बताती है कि ये काम करने से वो अपने भाई की मदद कर सकती है डायरेक्टली। तभी रोटी होती है वो टिस्क से पूछती है कि आखिरकार पिछली रात वो कहाँ पे थी। तो वो इस बात को बदल देती है क्योंकि वहाँ पे एक हर्ब होती है वो मुरझा रही होती है। तो यहाँ पे रेड आता है और चीज का भी इलाज ढूंढ निकालता है। रेड जब ये सब काम कर देता है वो नोटिस करता है कि रेड और टिस्क के बीच में शायद कुछ गड़बड़ है। जब अगली मॉर्निंग टिस्क होती है वो सो के उठती है वो नोटिस करती है कि रोटी उसके मुंह के सामने ही है। रोटी पूछती है कि आज तुम्हारा क्या प्लान है। वो बोलती है कि कुछ नहीं, तो उसे यहाँ पे रेड के घर ले जाती है। अब वो लोग नहाने जाते हैं जहाँ पे रोटी उसे बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है बेटे। ये सुन के टिस्क बोलते हैं कि गए। वो लोग जोल्टान की गलियों में घूम रहे होते हैं। तभी रोटी होती है वो एक जायंट मॉन्स्टर को आराम से
टेम कर लेती है। ये देख के सही बोलते हैं कि देवी। अब वो लोग होते हैं वे खुले खेत के पास पहुंच जाते हैं और रोटी बोलती है कि सर जी आपके खेत के अंदर कोई मॉन्स्टर है और वो उस खेत के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर निकलता है, रोटी होती है उसे खत्म कर देती है और वो फार्मर समझ जाता है कि ये तो एक एडवेंचरर है। अब हम टिस को देखते हैं जो कि एक प्रोग्राम के बीच में एज ए ऑडियंस बैठी होती है और हमें पता चलता है कि रूटी यहाँ पे एज ए परफॉर्मर गई होती है। चालू शो में मामला थोड़ा गड़बड़ाने लगता है पर रूटी होते शो को अपने पावर्स की मदद से संभाल लेती है। वो लोग होते हैं वो रात के टाइम खाना खाने के लिए जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे रूटी बताती है कि आज उसके लिए एक बहुत खास दिन है। टिस को समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है, इतनी परेशान क्यों या इतनी खोई खोई क्यों है। रूटी बताती है कि असल में उसका प्लान था कि वो टिस के साथ पूरे दिन घूमेगी, एंजॉय करेगी, रात को खाना खाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि जितने लफड़े होते हैं उसे टिस ही साफ करती है। पर टिस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जिनका पीछा पिछली रात पे यहाँ पे टेस्ट कर रही होती है। वो लोग यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन के तहत आए होते हैं और तीसरा बंदा भी वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है कि टेस्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसे डिलीट कर देना क्योंकि बदला भी एक चीज होती है। पर वो दोनों ये करने से मना कर देते हैं। तो बोलता है जी कोई ना और उन्हें मार देता है कि मेरा बदला तुम्हारे कामों से काफी इंपॉर्टेंट है। देना वो बंदा होता है वो एक चीज का इस्तेमाल करके कौवे के सारे अपनी रिपोर्ट किसी और तक पहुंचा देता है और ओरिजिनल रिपोर्ट तोड़ देता है। अब हम टेस्ट को देखते हैं जो कि उस बंदे के पास पहुंच जाती है। हमें पता चलता है ये बंदा असैसिन गिल्ड का एक पार्ट होता है और कहीं ना कहीं टेस्ट की जड़ें भी इसी से जुड़ी होती हैं। वो बंदा बोलता है कि चाहे तो मेरे साथ हाथ मिला लो वरना मेरे बीच में आओगी तो मारी जाओगी। टेस्ट बोलते तो लड़के देखते हैं और वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। जहाँ पे टेस्ट होती है वो उसकी एक आंख फोड़ देती है और उसके बाद धमाकेदार युद्ध शुरू। जब उसको ये लग रहा होता है कि टेस्ट हार गई होती है वो अचानक से उसके पीछे आते और उसे घुस देती है अपनी चाकू। वो मरते मरते उसे सब कुछ बताने लगता है कि क्या को सीन और क्या होने वाला है, पर पूरी बात करने से पहले वही निकल लेता है। अगली मॉर्निंग में टेस्ट और जो रूटी होते हैं उस बंदे को ठिकाने लगा देते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करने की कसम खाते हैं। स्पेशली रूटी, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि टेस्ट असैसिन है या क्या है। वहीं पे हम जो भी चर्च के ओनर या सेंट होते हैं जो भी हैं उन्हें देखते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची होती है, जिस वजह से वो वैन को जोल्टान में भेजने का डिसाइड करते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा रेड और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी टेस्ट होती है वो उससे चर्च के बारे में पूछती है। रेड बताता है कि वो असल में अभी एयरशिप ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रेड होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जहाँ पे एस्टा की कामयाबी के बारे में लिखा होता है। तभी रेड होती है उसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा क्यों नहीं करते, हम एयरशिप दे देते हैं चर्च को। तो रेड बोलता है कि उसका ख्याल हम खुद ही रख लेंगे, फिलहाल रूटी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रेड होता है वो रूटी के फार्म पे चला जाता है क्योंकि रूटी की पहली फसल यानी हर्ब्स होती है वो तैयार हो चुकी होती है और रेड उन्हें खरीदने के लिए आया होता है। अब रेड होता है वो डेनन के पास जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ में उसे एक ऑफर भी देता है कि चलो ना यार मेरे साथ ही चलो, पर रेड बोलता है नहीं यार। फिर बोलता है ठीक है भैया मंजूर है हमको भी, पर जाने से पहले इच्छा पूरी कर दो। अब हम देखते हैं रेड होता है वो घर पे अपनी तलवार चेक कर रहा होता है। जब अपनी वो स्किल्स चेक करते हैं वो बोलता है कि यार कमजोर पड़ गए हम तो। अब हम एंड्रेला को देखते हैं जो कि रेड के घर पे आती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे रेड और डेनन आपस में एक फ्रेंडली मैच करने वाले हैं और एंड्रेला यहाँ पे रेड की प्रैक्टिस के लिए आई है। तभी रेड को एक बात याद आती है, वो बोलते हैं कि एंड्रेला तुम तो एक स्पिरिट मेज हो ना। तभी एंड्रेला बोलती है अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ही लोटस स्टाइल स्टाफ टेक्निक को इन्वेंट किया है। ये सुनते ही सभी सदमे में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाते हैं जिनके साथ में डेनन भी जाना चाहता है और रूटी भी एक्साइटेड होती है क्योंकि वो फाइनली रेड से सीखने वाले हैं। वो लोग नदी के किनारे अपने टेंट लगाते हैं और एकदम बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डेनन बोलता है कि तुमने थियोडोरा के बारे में फिर से सुबह पढ़ाई हो गया है ना, लाइक उसका जैसा चल रहा है उसका हमारा नहीं चल रहा है। कम बैक तो वो होता है और सच कहा जाए तो एल्बर्ट होता है उस टाइम पे उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। पर एल्बर्ट ही वो बंदा था जिसने यहाँ पे डेनन की मदद की थी। दिल से बुरा कोई नहीं होता है, इसलिए डेनन जाते टाइम यहाँ पे थियोडोरा यानी एल्सा से मिलना चाहता है। अब बातें कुछ ऐसे ही चलती हैं। उसके बाद सभी लोग अपने काम धंधे पे निकल लेते हैं और यहाँ पे एंड्रेला होती है वो हमारे लॉन्डी की प्रैक्टिस करवाती है। प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे डेनन होता है उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस देख के मुझे तुम्हारे मूव्स काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहे हैं और जब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो मुझे काफी मजा आएगा। और जब रेड और रेड साथ में नहा रहे होते हैं तब रेड बताता है कि डेनन एक काफी अच्छा वॉरियर है, उसके साथ लड़ने में मुझे भी मजा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग होते हैं अपने फैमिली फ्रेंडली मैच की शुरुआत करते हैं पर उससे पहले एंड्रेला उनके ऊपर मैजिक यूज कर देती है जिससे उन्हें चोट ना लगे। जहाँ पे डेनन उसके ऊपर काफी मार्शल आर्ट का यूज कर रहा होता है पर रेड उससे तुरंत बच जाता है। डेनन बोलता है कि तुम मेरे कॉमरेड और मेरे सारे स्किल्स को भी अच्छे से जानते हो तो तुम्हारे ऊपर तो रहम नहीं बरतूंगा। रेड होता है उसके काफी सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद उसके ऊपर एक अटैक करता है पर उसके बाद भी डेनन उसे मार गिराता है। डेनन बोलता है कि तुम मेरे वर्दी अपोनेंट हो। वो ये भी बोलता है कि वो हमेशा उसकी इज्जत करेगा चाहे वो अपने लिए कोई भी रास्ता चुनता है। तभी रूटी होती है वो बोलते है कि डेनन मेरे साथ भी फाइट करो ना यार। डेनन बोलता है कि छोरी होकर मर से फाइट करेगी। ऑफर एक्सेप्टेड और उसके बाद रूटी उसे पेल देती है। मतलब फनी मोमेंट हो जाता है और क्या। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो घर पे जाएंगे, बिस्तर तोड़ेंगे। जब वो लोग घर पे पहुंचते हैं वो नोटिस करते हैं कि एल्बर्ट उनका इंतजार कर रहा है। वो रेड को अच्छे से ग्रीट करता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पे एस्टा का मैसेज लेके आया है। वो बताता है कि वैन नाम का हीरो होता है वो यहाँ पे पुराने डीमन लॉर्ड की एयरशिप लेने आ रहा है। अब हम वैन को देखते हैं जिसने एक बंदे को मार दिया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने किसी को मारा है। जैसे ये बात एस्टा को पता चलती है उस पे काफी गुस्सा करती है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के वो किसी के ऊपर ऐसे नहीं कर सकता। पर वैन बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंसान गलत करता है तो उसके साथ गलत होना भी चाहिए। एस्टा बोलती है कि अगर तुम्हारी ऐसी ही सोचे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अंधभक्त यानी उसका जो मास्टर या जो भी हो चर्च ओनर वो बोलता है कि यार सही है तू जोल्टान जा तू जोल्टान। अब यहाँ पे हमें रेड की टीम को दिखाया जाता है जो कि बैठ के एल्बर्ट के साथ बातें कर रहे होते हैं वैन के बारे में। एल्बर्ट बताता है कि यहाँ पे चर्च ने अचानक से वैन को एज हीरो अपॉइंट किया है। रेड बोलता है कि अगर चर्च को हमारे बारे में या दोनों हीरोज के बारे में कुछ भी पता है तो फिर छुपा के कोई मतलब भी नहीं बनता है ना। एल्बर्ट बताता है कि नहीं उन्हें कुछ भी पूरा नहीं मालूम है, यानी रूटी के बारे में तो नहीं, क्योंकि रूटी ने 4 डीमन को मारा है और एस्टा ने सिर्फ एक को, जो कि ठीक ही है। और चर्च भी यही चाहता है कि रूटी हीरो बनी रहे, पर रूटी ने अपना डिसीजन बदला है जिस वजह से चर्च भी शांत नहीं बैठेगा। एंड्रेला होते उसे सलाह देती है कि ऐसा करो तुम लोग कुछ टाइम के लिए जोल्टान से गायब हो जाओ, जब तक सही रहेगा हमें देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। डेनन ये भी बोलता है कि जब भी कोई दिक्कत हो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। रेड, रेड और रूटी होते हैं वो डोरेंट नाम के गांव में चले जाते हैं। रेड बताता है इस जगह का नाम ये इसलिए है क्योंकि इसी बंदे ने यानी डोरेंट ने होता है इस जगह पे काफी घर बनाए
बनाए थे और इस गांव को विलुप्त होने से बचा लिया था। रेड और रोटी होते हैं वो आराम से बैठ के चिल मार रहे होते हैं, तभी एक आवाज आती है कि वैन यहाँ पे आ चुका होता है। रोटी बोलती है कि उसके पास हीरो की ब्लेसिंग होने का यही मतलब है कि खतरे में तो है। चलते चलते यहाँ पे रेड को एक महिला मिलती है जो कि जमीन पे बैठी होती है। रेड उसे एक अपने कमरे में ले आता है। औरत का चेक करने के बाद रेड को पता चलता है कि उसके अंदर किसी ने पॉइजन इंजेक्ट किया है, जिसके बाद रेड होता है उसकी देखभाल करता है, ठीक कर देता है। जिसके बाद पूरा गाँव उनसे खुश कि भैया तुम भी हमारे हीरो हो, और एंजॉय होता है। वो चल रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि क्या सुल्तान में सब कुछ सही होगा। अब हम एल्बर्ट और डैनन को देखते हैं जो कि वैन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर अभी तक वो लोग वहाँ पे आए नहीं होते हैं। इतने में ही उनकी शिप होती है वो सुल्तान में एंटर कर जाती है। वैन और थियोडोरा होते हैं वहाँ पे आए होते हैं। सबसे पहले वो लोग एक चर्च जाने वाले होते हैं जहाँ से उन्हें गाइड मिलेगा जिसके साथ वो आगे का सफर तय करेंगे, पर उन्हें कोई भी गाइड नहीं मिलता, जिस वजह से वो अपना प्लान बदलने का सोचते हैं। और अब हम रेड को देखते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं, चिल मार रहे होते हैं। कहीं टिस्की जो भी होती है बटरफ्लाई या जो भी होता है गिरा वहाँ पे आ जाता है मैसेज लेके, जहाँ पे लिखा होता है कि वैन तो आ गया पर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। हम थियोडोरा को देखते हैं जो कि एक जगह पे आई होती है जहाँ पे अच्छी खासी पार्टी चल रही होती है, साथ में टिस्क भी अपना वेशभूषा बदल के वहाँ पे आई होती है जिससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। पर यहाँ पे वैन काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे सुबह तक का इंतजार करना होगा अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। थियोडोरा होती है वो यहाँ पे वैन को बाहर ले आके डांटती है और बोलती है अपने सामने वाले की इज्जत करना सीखो क्योंकि तुम एक हीरो और शायद किसी की इंस्पिरेशन भी बनो। पर वैन का सोचना थोड़ा अलग होता है। उसका मानना होता है कि अगर किसी के सामने हीरो खड़ा हो तो उसके लिए जान निछावर कर दो। थियोडोरा ये साफ समझ जाते हैं कि वैन के दिल में किसी के लिए कोई खास जगह है ही नहीं। वैन ये भी क्लियर कर देता है कि रहम प्यार नफरत ये लोगों के लिए होते हैं, हीरोज के लिए नहीं। तभी सेंट बाबा वहाँ पे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि कल मॉर्निंग में हमें एयरशिप ढूंढने निकलना है, पर उससे पहले हमें सॉल्ट ड्रैगन्स को मारना है। थियोडोरा बोलती है कि अपनी बेवकूफी वाले सवाल बंद करो, वो लोग इनाम होते हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं है तो क्यों करना ये सब। सेंट बाबा बोलते हैं कि इससे इसकी पावर बढ़ेगी, छोड़ो ना। और वैसे भी सॉल्ट ड्रैगन्स ने फेरी किंग का खजाना ही तो लूटा है। थियोडोरा इस चीज को करने से मना करती है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और अगले ही दिन यहाँ पे वैन होता है वो एक ड्रैगन को मार डालता है, जिसके बाद फेरी किंग की शील्ड को वो लोग वापस हासिल कर लेते हैं। अब हम रेड को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है कि कब सुल्तान से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आए। तभी उसकी नजर रोटी पे जाती है जो कि नजारा एंजॉय कर रही होती है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की। वो लोग उन्हें जैसे ही देखते हैं वो उनके हेल्प करने लगते हैं। रेड उन लोगों को बताता है कि हर इंसान की अपनी एक अलग ब्लेसिंग होती है जिससे सभी लोग उसे एज अ मास्टर ट्रीट करने लगते हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे एक डीमन आ चुका है, आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। वो लोग होते हैं उस डीमन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग उस खेत के पास पहुँचते हैं रेड नोटिस करता है कि यहाँ पे फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम है, शायद वो मॉन्स्टर अपने फुटप्रिंट छुपाने की कोशिश कर रहा है। रेड होता है वो विलेजर के बीच में जाके बोल देता है कि यहाँ पे 20 से 30 मॉन्स्टर हैं और सभी को इकट्ठे रहना पड़ेगा। साथ में रेड और रोटी को सभी की हिफाजत के लिए रख देता है। अब हम टिस्क को देखते हैं जो कि एंड्रेला को यहाँ पे वैन के बारे में बताती है। वो बाकी हीरो से काफी ज्यादा अलग है, वो अपने इमोशन होता है वो साफ साफ एक्सप्रेस कर देता है, रोटी की तरह नहीं जिसके सिर पे हीरो बनने का एक बर्डन होता है। ये एंड्रेला भी अब साफ साफ समझ रही होती है कि यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ चल रही है। वैन के यहाँ आने के साथ ही सुल्तान में कुछ बड़ा और गड़बड़ होने की हिफाजत है। अब हम वैन को देखते हैं जो कि सुल्तान में बीच में चल रहा होता है। तभी गॉब्लिन का बच्चा आगे उसे जकड़ लेता है। टेंटा उसके पास आके बोलता है कि सर माफ करना है, इसने गलती से पकड़ लिया। पर वैन उसकी बात का बुरा नहीं मानता। वो लोग होते हैं वो चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। प्रीस्ट होते हैं वो वैन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अनाथ बच्चों के साथ उसने काफी अच्छा बिहेव किया है। वो बच्चे होते हैं वो वैन को उसके कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे थियोडोरा होती है वो एक्स मेयर से माफी मांगती है वैन के पिछली रात किए गए बिहेवियर के लिए। अब हम वैन को देखते हैं जो कि कमरे में बैठा होता है जहाँ पे वो बच्चों से पूछता है कि उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं और आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। टेंटा बोलता है कि मेरी ब्लेसिंग कुछ खास नहीं है पर मैं एक नॉर्मल कारपेंटर बन के रहना चाहता हूँ। तो वैन बोलता है ये तो काफी गलत है, तुम लोगों को अपनी मेंटालिटी बदलनी चाहिए। अब हम रेड को देखते हैं और रेड को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में उन मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं। रेड का मानना था कि कैसे भी करके उन्हें मॉन्स्टर को हराना ही होगा क्योंकि अगर ये बात सुल्तान में और वैन के पास चली गई तो चीजें हैंडल करने के लिए वो यहाँ पे आएगा। तभी मॉन्स्टर होते हैं वो अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और रेड के ऊपर अटैक करते हैं। रेड उन्हें डॉज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद काफी सारे मॉन्स्टर भी वहाँ पे आने लगते हैं। मॉन्स्टर मैजिक यूज करते हैं तो बाकी सब अपनी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। जब सारे डीमन को वो लोग हरा देते हैं उनके पीठ पे उन्हें एक मार्क मिलता है। ऐसी सेम लिखावट उन्होंने एल्वन रेंज के अंदर भी देखी थी और साथ ही साथ मल्टीपल ब्लेसिंग करने वाले उस क्रिस्टल मॉन्स्टर पे भी। तो अब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब वैन होता है वो चर्च से जाने लगता है जहाँ पे एक्स मेयर उसका शुक्रिया अदा करती है आज के दिन के लिए। साथ ही साथ थियोडोरा से ये भी बोलती है कि तुम्हें वैन को अच्छे से सब कुछ सिखाना होगा। तो थियोडोरा होती है वो मेयर से बोलती है कि आपको जब तक उनकी रक्षा करनी पड़ेगी उन बच्चों की, जब तक उनकी पावर अवेक ना हो। अब हम देखते हैं जो सेंट भैया होते हैं वो टिस्क को अपने साथ लाए होते हैं शिप ढूंढने के लिए, पर किसी को पता ही नहीं होता ये कौन है थियोडोरा को छोड़ के। अब हम रोटी को देखते हैं जो कि नहा रही होती है, साथ में रेड को कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसके भाई के साथ उसने एंगेजमेंट की है और बोलती है कि वो उसके लिए एकदम परफेक्ट बंदा है। रेड होती है वो रोटी से बोलती है कि मेरा रिश्ता सिर्फ रेड के नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी तो शुरू होगा। अब यहाँ पे रेड के पास फिर से टिस्क होती है मैसेज भेजती है जिसे पढ़ने के बाद रेड को थोड़ी चिंता होती है। वहीं पे रेड को भी उसकी चिंता होने लगती है टिस्क की क्योंकि जैसे ही वैन को यहाँ पे टिस्क की असलियत मालूम पड़ेगी वो शायद उसको कुछ कर दे। तभी रोटी बोलती है कि अगर कोई भी टिस्क को हम पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मरना तो तय है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम देखते हैं जो वैन होता है वो हिल जायंट के साथ होता है, वो फाइट कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे काफी गालियां दे रहा होता है, काफी बुरा भला कह रहा होता है जिससे उसे भी काफी गुस्सा आता है। पर वो कुछ करे उससे पहले ही वैन उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं टिस्क और थियोडोरा होते हैं वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, पूरा लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बातों में हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो थियोडोरा होते हैं उसके मन में एल्बर्ट की फीलिंग्स हैं। लाइक अगर बंदा अच्छा बन जाता है तो क्या बुराई है। वहीं पे रेड रोटी और रेड होते हैं वो एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं, खाना पेल रहे होते हैं। रोटी आसमान में काफी पेगासस को उड़ता हुआ देखती है और वो समझ जाती है कुछ तो लोचा है। अब हम थियोडोरा को देखते हैं जो कि बोलती है वैन से कि तुम फेरी किंग की शील्ड को जल्दी से सील कर दो क्योंकि वो किसी के भी दिमाग पे काबू कर सकती है। पर वैन ये बात नहीं समझता है, वो बोलता है कि जब तक वो मेरे पास है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गॉन्स और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वैन के यहाँ पे आने का और एयरशिप मिलने का। सब यहाँ पे वैन को भी अपने साथ मिलाना चाह रहे होते हैं पर वैन बोलता है कि छोटी मोटी सेलिब्रेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट ना करो। वो लोग यहाँ पे अपनी ही खुशहाल लाइफ में जिंदा होते हैं, उन्हें कोई
दिक्कत नहीं किसी चीज से, पर वैन को ये काफी गलत लगता है। लाइक अगर ब्लेसिंग अच्छी मिली है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छे से करो, और साथ ही वो उन सारे गाँव वालों को बुरा भला कहता है। वो यहाँ पे ही नहीं रुकता है, वो बाकी सबको बोलता है कि अपनी पावर वेस्ट क्यों कर रहे हो, चाहो तो हमारे साथ डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ लड़ो, पर कब तक। तभी टिस्क होती है, वो अपने बीस्ट को रेड के पास भेज देती इन्फॉर्मेशन के लिए। सिटी का करंट मेयर बोलता है कि ज़ुल्तान उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बसाया था और एक हंसी और अमन का देश है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हीरो फिर से गलत बोलता है, जिससे ज़ुल्तान के लोग थोड़े गुस्सा होते हैं, पर कोई भी वैन की बात से सहमत नहीं होता है कि गलत हमेशा गलत ही होता है। तब वैन होता है, वो फेरी किंग की शील्ड को समन करता है, वो उसका इस्तेमाल करने वाला होता है, इसलिए एक्स मेयर, थियोडोरा, टिस्क सभी उसकी ओर बढ़ते हैं। इतने में ही यहाँ पे वैन की जो छोटी सी फेरी होती है वो एक पावरफुल मैजिक अनलिश करती है और अचानक से वैन के हाथ में आ जाती है शील्ड, जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है। मैजिक सक्सेसफुल हो उससे पहले ही एंड्रेला वहाँ पे आ जाती है और अपनी बेलों का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुम तो एक विलन हो, अगर लोगों को भड़काना ही तुम्हारी ताकत है तो क्या हो तुम। ये सुनते ही वैन को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मेरे सामने विलन जैसे वर्ड मत यूज करो, आई एम हीरो। वैन यहाँ पे एंड्रेला को कुछ करे उससे पहले ही डैनन वहाँ पे आके उसे पेल देता है। वैन फिर से खड़ा होता है, इस बार वो कुछ करे उससे पहले एंड्रेला होती है, वो काफी अटैक करके उसकी आंख को फोड़ने ही वाली होती है, पर वैन होता है वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेता है, जिससे डैनन को चोट लग जाती है। एंड्रेला होती है, वो यहाँ पे डैनन को ठीक करती है। तभी वैन बताता है कि वो अपने गाँव को खुद ही हील कर सकता है, तो लोगों की जरूरत नहीं उसे। वो कुछ करे उससे पहले ही वहाँ पे सॉल्ट ड्रैगन्स की पूरी टीम आ जाती है, जो कि काफी गुस्से में होते हैं और अपने दोस्त का बदला लेने आए होते हैं, पर वैन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से इजीली बच जाता है। डैनन बोलता है कि अगर ड्रैगन्स ऐसे अटैक करते रहे तो पूरा ज़ुल्तान बर्बाद हो जाएगा, तो वैन बोलता है ये तो और भी अच्छी बात है, जिससे वो लोग डीमन लॉर्ड के साथ लड़ने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। ये सुनते ही डैनन को बहुत गुस्सा आता है और वो जाता है वैन के ऊपर अटैक करने के लिए। वैन अपने मैजिक का फिर से इस्तेमाल करे उससे पहले रेड बाबा वहाँ पे आ जाते हैं। रेड तुरंत ही शील्ड छीन लेता है और सॉल्ट ड्रैगन के सामने आ जाता है। सॉल्ट ड्रैगन बोलते हैं कि इस हीरो से बच के रहना, ये काफी खतरनाक है, और अचानक से ही वो वैन होता है वो रेड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। रेड बोलता है कि तुम्हारी यही गलतफहमी और आइडियोलॉजी होती है, वो तुम्हें अकेला बना रही है। तभी रूटी वहाँ पे आ जाती है और वैन को एक ऐसा पंच मारती है कि वो पत्थर में जाके घुस जाता है। वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है, वो सोच रहा होता है ये क्या हुआ। तभी थियोडोरा होती है, उसे हील करती है। वो उठता ही होता है, वो बोलता है कि वो रूटी को खत्म कर देगा और एक अच्छा हीरो बन जाएगा, पर पगलेट की तरह वहाँ पे हंसने लगता है। और हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि वैन पीछे भी हट जाए और काफी नुकसान भी ना हो। साथ में एल्बर्ट होता है, वो वैन के बारे में बताता है कि वो 8th प्रिंस है, फ्लेमबर्ग जो भी शहर सिटी राज्य हो, उसने एक दिन अपने आप को हीरो कहना शुरू किया, और जब चर्च ने इस बारे में सुना उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए उसने काफी लोगों की बलि दी है। उसने काफी मॉन्स्टर्स को हंट किया, अपनी पावर बढ़ाई और बीच में आने वाले हर दोस्त को उड़ा दिया। रूटी समझ जाती है कि वैन यहाँ पे खुद को ही भगवान मानता है, और जब खुद ही भगवान हो तो किसी और की क्यों सोचो। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लेवेंडर के पास बात करने के लिए जाएंगे। साथ में यहाँ पे एल्बर्ट से रेड बोलता है कि लिजोबो से भी बात करने की तैयारी करो। एल्बर्ट बताता है कि वो बंदा उससे भी ज्यादा भंड आदमी है। रेड बोलता है कि चिंता मत करो, रूटी तुम और टिस साथ में हो तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ज़ुल्तान और रूटी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब रेड और टिस्क होते हैं, वो वैन के बारे में बातें करते हैं। लाइक वैन होता है, वो रूटी से टोटली डिफरेंट है। रूटी की एक पर्सनल आइडेंटिटी या सोचने का तरीका है, और वो अपनी पावर्स पे डिपेंड नहीं करती है, बट वहीं पे वैन होता है, वो अपने पावर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूटी का मानना है कि उसे कभी हारना नहीं है, वहीं उसके यानी वैन के शब्दों में कहा जाए तो उसे जीतते ही रहना है। अब वो लोग होते हैं यानी जो भी वैन होते हैं वो वापस आ जाते हैं ज़ुल्तान, और लिजबो होता है, वो यहाँ पे थियोडोरा को बोलता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और अब पूरा शहर होता है, वो रेड को बोल चुका था भैया पेल दे, हम नहीं देख रहे, तू पेल दे। अब यहाँ पे थियोडोरा होती है, वो वैन को एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस कराती है, और हम बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि चोरी छुप के अंदर आ रहे होते हैं। रेड होती है, वो लेवेंडर यानी वो छोटी फेरी होती है, उसके पास चली जाती है। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी जानते हैं, तुम काफी खतरनाक और अपने आप को छोटी फेरी के रूप में छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो बोलती है कि वो तो सिर्फ वैन से प्यार करती है। रेड बोलती है कि हमारे पास भी प्यार करने वाले कई लोग हैं। अब वो लोग होते हैं, वो प्यार क्या होता है इस चीज पे डिस्कशन करते हैं। लेवेंडर का मानना ये है कि अगर तुम किसी के साथ प्यार में हो तो उसे बदलना जरूरी नहीं है। रेड बोलती है कि तो तुम क्या करोगे अगर उससे कुछ हुआ। लेवेंडर बोलते है कि सिंपली कहा जाए तो मैं भी उसी के साथ जाऊंगी, इफ he'll die I'll die। रेड होती है, वो लेवेंडर से ये भी बोलती है कि तुम वैन को मना करो ज़ुल्तान में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रही। तो यहाँ पे लेवेंडर बोलते अगर यही ठीक है तो ठीक है। अब हम रेड को देखते हैं, जो कि लिजोबो की हेल्प करके उसे काफी सारे जुए में जिता देता है, जिससे उन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और जब वो लोग पी रहे होते हैं तभी रेड होता है ये झूठ बोलता है कि रूटी काफी खतरनाक है और उसके पास कुछ ऐसा है जो कि उसे खत्म कर सकता है। रेड होता है, उसे वो ऑफ दिखाता है जिसको उसने मारा होता है, उसके पीठ पे लिखा हुआ जो भी होता है। अब सभी लोग होते हैं, वो रेड की फार्मेसी में इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ पे वैन बोलता है कि हमें थियोडोरा को दे दो, उसको पेल देंगे, इसको तो मारेंगे आज। थियोडोरा बोलते हैं कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ रेड की हेल्प ली थी रूटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए और कुछ नहीं। तभी रेड होती है, वो बताती है सबको कि रेड उसका बंदा है, सारी बातें क्लियर होती हैं। तभी वैन बोलता है कि आखिरकार वो उसे रोक क्यों रहा है, वो तो सिर्फ ज़ुल्तान की मदद करना चाहता है, सभी को विकसित करना चाहता है। रेड बोलता है कि जो तरीका तुम यूज कर रहे हो ना वो टोटली गलत है, क्योंकि किसी को मैनिपुलेट करके उससे काम करवाना ये सही नहीं होता है। रेड उसे अच्छे से सारी बातें समझाता है कि अगर किसी का दिल जीतना हो तो अपनी अच्छाई से जीतो, बुराई और ताकत से जीतने वाला कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। और एज अ गाइड वो उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, और वैन को भी शायद कहीं ना कहीं उसे ये बात समझ आ रही होती है कि जो उसने किया है वो गलत है। ज्यादा समझ में तो नहीं आता, पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसको फिक्र हो रही होती है कि कहीं वो लोग वापस आके कुछ गड़बड़ ना करें। रेड बोलता है कि लड़ाई हर चीज का सोल्यूशन नहीं होती है, कई बार लोगों के दिमाग को बदलने के लिए बातें ही काफी होती है। रेड होता है, वो रूटी के पास जाता है और उससे बोलता है कि काफी टाइम तक मैं तुमसे मिल नहीं सकता, वरना हम दोनों के ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा। तभी गिल्ड के अंदर से एक लड़की आके बोलती है कि तुम्हारी हब्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ ओनर्स आए हैं, पर उससे पहले उन लोगों को एक मिशन करना होगा, जिसके लिए रेड होता है वो प्रॉपर तैयार हो जाता है, और उनका टास्क होता है एक मॉन्स्टर को हराना। पर इसके साथ वो लोग वैन को भी ले जाते हैं, जिससे उसकी आइडियोलॉजी में थोड़ा फर्क आए। जब वो लोग उस मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं, यहाँ पे उसे काफी ज्यादा चोटें भी आती हैं। रेड होता है, वो यहाँ पे वैन से पूछता है आखिरकार वो डिफेंस क्यों नहीं कर रहा। वैन बोलता है ऑफेंस ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, और वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर को हराते हैं। रेड बोलता है कि तुमने 18 मॉन्स्टर्स को मारा, तुम्हें पता है कि तुम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, पर किस वे में दे रहे हो वो शायद तुम्हें ना बताओ, और मैं ज्ञान क्यों चोद रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तभी रेड को एक सुराग मिलता है, वो बोलती है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने शायद एक बच्चे को किडनैप
किडनैप कर लिया है। वो लोग वैन को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, ट्रैक करो। वैन बोलता है कि मुझे ये नहीं आता। तो रेड और रेड होते हैं, इस चीज को हैंडल करते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं जगह पे। वो लोग होते हैं वो तुरंत ही जाके मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। जहाँ पे रेड होता है वो वैन की हिफाजत भी कर रहा होता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। वैन को अचानक से उस बच्चे की झलक मिल जाती है, उसके पास जाता है तो वो लड़की होती है, वो चुपचाप उसके गले लग जाते हैं, रोने लगती है। अब हम थियोडोरा को देखते हैं जो कि काफी रो रही होती है। वो बोलते हैं कि साले वैन को समझाने के लिए कितना टाइम हम नहीं कर पाए, साले एक मिशन पे ले गए, लौंडा सुधर गया पूरा। पर एल्बर्ट उस पे लाइन मारने के लिए बोलता है, अरे यार तुम नहीं होती तो वो नहीं होता, तुम सिलेक्ट ना करती तो क्या होता। थियोडोरा और बाकी के लोग वैन को समझा रहे होते हैं कि रोटी के पीछे पड़ना छोड़, शायद हो सकता है वो खतरनाक, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पर वैन बोलता है कि जो भी हो, रोटी के साथ में फिर से लड़ना चाहता हूँ और जो होगा देखा जाएगा। और रेड होता है वो थियोडोरा से कई बार पूछता है कि आखिरकार वैन कैसा है, तो बताती है कि वो अपने आप को ज्यादातर कमरे में बंद करके ही बैठा रहता है आजकल। अब यहाँ पे हम टेस्ट को देखते हैं, जैसे रोटी ने यहाँ पे भेजा होता है क्योंकि एक बच्चे को ढूंढते टाइम वो काफी कंफ्यूज हो गए हैं। तभी एल्बर्ट बोलता है कि मैं करता हूँ हेल्प। अब हम थियोडोरा को देखते हैं जो कि लिजेबो के साथ होती है और उससे पूछते हैं कि वैन कहाँ पे है। तो बोलता है कि वो एक बच्चे की तलाश में गया है, साथ में लेवेंडर भी गई है। अब हम एल्बर्ट को देखते हैं जिसने आते साथ ही काफी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और गलती से एक फेरी ड्रैगन को भी मार देता है। तभी वो जो बच्ची खो गई होती है वहाँ पे आकर रोने लगती है कि इसको मत मारो। एल्बर्ट उससे माफी मांगता है, सॉरी बेटा चलो घर पे चलते हैं। तभी वैन वहाँ पे आ जाता है जो कि बोलता है कि जो भी इंसान बच्ची को रुलाएगा या जो भी क्रिएचर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एल्बर्ट बोलता है कि वो कोई नॉर्मल क्रिएचर है, बस वो तुम्हारे लेवेंडर की तरह ही है। एल्बर्ट होता है वो उस बच्ची से बोलता है कि ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, साथ में हो सके तो उसको ड्रैगन को भी ले जाओ। और वैन से बोलता है कि वो उसे किसी भी मासूम की जान नहीं लेने देगा। वैन होता है एल्बर्ट को काफी ज्यादा मारने लगता है। तभी थियोडोरा आके वहाँ पे उसे रोक देती है और उसे काफी ज्यादा कूटने लगती है क्योंकि बाबू पे हाथ उठाया है। तभी अचानक से लेवेंडर पे कोई अटैक करता है, जैसे उसके एक हाथ गायब हो जाते हैं। वैन देखता है तो उसे पता चलता है कि रूटी वहाँ पे है। अब रूटी और बाकी सब एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वो एल्बर्ट की देखरेख कर रहे होते हैं। रूटी बताती है कि वैन होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब हम वैन को देखते हैं जो कि लिजेबो के पास जाके बोलता है कि हाँ मैं ज़ोल्टान छोड़ दूंगा, पर उससे पहले मैं सभी को मार डालूंगा, लाइक रेड, रूटी और बाकी सब। वो उसे ये करने से मना करता है तो इस गुस्सा होकर वैन उसके पेट में ही अपनी तलवार डाल देता है। अब हम रेड की टीम को देखते हैं जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक वाटर फेरी होती है उनके पास आके बोलती है लेवेंडर काफी ज्यादा पावरफुल फेरी है, उससे लड़ना काफी बेकार रहेगा, वो बहुत खतरनाक है, चाहे तो वो मुर्दे को भी खड़ा कर दे। रेड डिसाइड करता है कि एक लास्ट मौका मैं उसे देकर देखूंगा और उसके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। रूटी रेड से बोलती है कि वो उसकी हिफाजत करेगी पीछे से। तभी वैन को देखते हैं वो वहाँ आ चुका होता है। यहाँ पे जो भी हो उसकी बाहर खबर ना पड़े इसके लिए एंड्रेला वहाँ पे एक आइस बैरियर बना देती है। वैन होता है वो रेड से बोलता है वो सिर्फ रूटी को मारेगा और उसकी पावर ले लेगा, जिससे वो एक अच्छा हीरो बन जाएगा और क्या। रेड बोलता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं तुम्हें अनाथ कर दिया है। वैन बोलता है कि हीरो कभी भी अपने गोल को नहीं भूलता, जैसे रूटी भूल चुकी है। रूटी बोलती है कि हाँ हीरो भूलते हैं अपने रोल को। रेड ने जब पार्टी छोड़ी मेरा दिमाग काफी डगमगाया, अपने रोल को फुलफिल करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। रेड बोलता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो लड़ाई से सॉल्व करते हैं। और वो अपनी एक ब्रोंज तलवार होता है वो वैन की ओर फेंकता है। वैन पूरा बौखलाया होता है, उस तलवार को तुरंत ही उठा लेता है। वैन होता है वो रेड के ऊपर अपनी मार्शल स्किल का यूज करने लगता है पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि रेड उसी का ही मुंह फोड़ देता है। वही रेड होती है वो लेवेंडर को बाहर हैंडल करने की कोशिश करती है पर लेवेंडर काफी गुस्से में आ चुकी है, इसलिए वो अपने रियल फॉर्म में आकर उसके ऊपर अटैक करती है। पर डैनन और उसके बाकी के दोस्त होते हैं उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रेड होता है वो अचानक से यहाँ पे वैन की तलवार तोड़ देता है, जिससे लेवेंडर जो इतना खतरनाक रूप ले रही है उससे उसका कोई इफेक्ट ना हो। तभी रोटी होती है वो सामने आ जाती है। रोटी लेवेंडर के अटैक को रोक देती है। अब सभी लोग होते हैं वो अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लवड़े लग रहे होते हैं। रेड की तलवार टूट चुकी होती है। तभी वैन उसके पास आता है। वैन उसकी पावर चाहता था पर रोटी सबसे पहले तैयारी कर चुकी होती है। अब वैन यहाँ पे हार जाता है। रेड उसे बोलता है कि उसे एक असली इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारे जन्म से तय हो चुकी हैं और ज्यादा पाने की इच्छा मत रखो और अभी सिर्फ वैन को मदद की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे लेवेंडर और वैन को बांध दिया जाता है। रेड बताता है कि असल में वैन को हील किया गया है। अब वैन को एल्बर्ट के साथ किए गए जुल्म के लिए बहुत बुरा लगता है तो रेड बोलते चिंता मत करो ठीक है। अब रेड होता है वो रेड से बोलता है कि लेवेंडर को बाहर ले जाओ, मुझे पर्सनल बात करनी है। तो वैसा ही करती है और हमारा रेड पूछता है तुम्हारी ब्लेसिंग क्या है। वैन बोलता है कि माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रेड उसे एक सलाह देता है कि हीरो वो नहीं होता जिसके पास ब्लेसिंग और पावर्स हैं, हीरो वो होता है जो हीरो बनने की कोशिश करता है। वैन को हालांकि बातें समझ नहीं आती, फिर वो ट्राई करता है कि जो होगा देखा जाएगा। रेड उसे सलाह देता है कि कई बार अकेला रहना लोगों के लिए दुश्मनी हो सकती है, लोगों के साथ मिलो जुलो बातचीत करो और ये ज्ञान तुम्हें वो चोद रहा है जो खुद एक इंट्रोवर्ट है। अब यहाँ पे वैन पूरी तरीके से सारी बातें समझ चुका होता है। तभी रेड बोलता है क्या तुम ज़ोल्टान छोड़ रहे हो। वैन बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपने पार्टी मेंबर से पूछना होगा। अब वैन होता है वो लेवेंडर से उसके साथ रहने के लिए हमेशा शुक्रिया अदा करता है। अब हम थियोडोरा को देखते हैं जो कि लिजेबो के पास होती है, उसके घायल होने की वजह से उसकी देखभाल कर रही होती और साथ में से ये भी बताती है कि वैन पूरी तरीके से बदल गया है। चलो धीरे बोलते हैं। वो बोलती है कि उसने एल्बर्ट और मेयर के साथ भी यही किया था। अब सभी लोग काफी हैरान है उसके इसने बदले हुए रूप को देख के। अब हम वैन को देखते हैं जो कि टेंट और उसके दोस्त बच्चों के पास जाता है। वो सभी से माफी मांगता है क्योंकि आज से पहले उसने जो बात की होती है कि लड़ाई हर चीज नहीं होती है, वो माफी मांग लेता है। अब हम रेड को देखते हैं जो कि हर्ब्स उगा रहा होता है। तभी लेवेंडर उसके पास आके बोलती है कि उसे नफरत करती है क्योंकि उसने वैन को चोट पहुंचाई, पर वो उसे क्रिस्टल देते और उससे बोलती है पर जो भी हो तुमने वैन को बदल दिया वही काफी है। रेड होता है वो लेवेंडर से पूछता है तुम्हें कैसे पता मुझे क्रिस्टल चाहिए था। लेवेंडर बताते हैं कि जब तुम लोग ड्रिंक कर रहे थे तब मैंने सुना था कि रेड को एंगेजमेंट के लिए यही क्रिस्टल चाहिए। रेड अगले ही दिन सीधा जाता है वेपन मेकर के पास अपनी रिंग तैयार करवाने और वो बंदा तुरंत ही जाता है उसके लिए रिंग बनाना शुरू करता है। कुछ दिनों और महीनों के बाद यहाँ पे उन लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है। इन द रियल वे शादी ही हो जाती है। रेड और रेड की नई जिंदगी, हीरोज की नई जिंदगी और तुम्हारे लिए नई वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। लाइक अगर 40 के व्यूज हो जाते हैं इसी हफ्ते में तो न्यू वीडियो जल्दी 2 दिन के अंदर ही, और 1 के लाइक अगर हो जाते तो एकदम मजा ही आ जाएगा। बट फिर भी sayonara और बाय बाय।